एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हम दो फसलों की बात करेंगे। पहली हमारी जो फसल होगी वो होगी मिर्च, दूसरी हमारी जो फसल होगी वो होगी टमाटर। तो पहले हम साथियों बात कर लेते हैं मिर्च के बारे में। तो मिर्च लगाने का जो सही समय है वो है दोस्तों जुलाई अगस्त, जून में भी आप लगा सकते हैं, बारिश के समय में। जून जुलाई और अगस्त का बहुत अच्छा समय है मिर्च के प्लांटेशन करने के लिए। अब अगर बात करते हैं दोस्तों कि लगाने का तरीका क्या है, तो आपको क्या करना है, गेहूं की फसल कटने के बाद आपको मिर्च लगानी है। मिर्च की जो प्लांटेशन है वो गेहूं की फसल कटने के बाद करनी है। गेहूं की फसल कटने के बाद आप खेत को 10 से 15 दिन के लिए बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। खेत को खाली छोड़ने का जो कारण है वो ये है कि उस जो आपके खेत में फंगस और निमेटोड्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं धूप की वजह से। गर्मी जब पड़ेगी, धूप जब पड़ेगी, तो आपके खाली खेत में जितने भी फंगस होंगे, निमेटोड्स होंगे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आपको गेहूं की कटाई के बाद 10 से 15 दिन के लिए खेत को खाली छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है किसान भाइयों को, खेत की गहरी जुताई करनी है। खेत की गहरी जुताई करने के बाद 15 से 20 दिन के बाद आप कल्टीवेटर खेत में अपने चला देंगे, जिससे आपकी मिट्टी जो है वो भुरभुरी बन जाएगी। फिर मिर्च का पौधा लगाने के लिए आपको क्या करना है, अपने खेत में बेड तैयार कर लेने हैं। जो बेड होगा वो आप जो तैयार करेंगे, जो बेड की चौड़ाई होगी वो 2 से 3 फीट होगी। दोस्तों ध्यान रहे, बेड की चौड़ाई 2 से 3 फीट ही होनी चाहिए। 2.5 फीट तक आप एवरेज मान के चलो, 2.5 फीट तक आप बेड की चौड़ाई रख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों बेसल डोज के बारे में, कि खाद या उर्वरक कौन कौन से आपको उसमें डालने हैं, कितना डालना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। जो आप बेड तैयार करेंगे उसके ऊपर आप गोबर की खाद जो है बेड के ऊपर बिछा देंगे। अगर आपके पास 2 ट्रैली है, 3 ट्रैली है, अगर आप मान लो 1 एकड़ में मिर्च की प्लांटिंग आप कर रहे हैं, तो आप 3-4 ट्रैली गोबर की खाद की ले सकते हैं और गोबर की खाद आप बेड के ऊपर बिछा देंगे। उसके बाद जो हमारा पहला जो उर्वरक है वो है एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। एसएसपी की मात्रा आप 1 एकड़ के लिए 100 किलोग्राम रख सकते हैं। 100 किलोग्राम एसएसपी 1 एकड़ में हम डाल देंगे, बेड के ऊपर डाल देंगे। दूसरा हमारा जो उर्वरक है वो है डीएपी। डीएपी की मात्रा आप 50 किलोग्राम रख सकते हैं। और तीसरा जो हमारा उर्वरक है वो है म्यूरेट ऑफ पोटाश। पोटाश बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों मिर्च की खेती के लिए। तो ये सब जो उर्वरक है ये आपको खेत की तैयारी के समय में जब आप बेड बनाते हैं, बेड के ऊपर ही डाल देने हैं प्लांटेशन से पहले। एक आप दीमक के लिए, दीमक बहुत होता है मिर्चों में, तो दीमक को कंट्रोल करने के लिए आप रिजेंट डाल सकते हैं, दीमक नाशी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं बेड के ऊपर फिर आपको क्या करना है। ये उर्वरक डालने के बाद आप बेड के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा देंगे। मिट्टी चढ़ाने के बाद आप ड्रिप की जो लाइन है दोस्तों, मिर्च की खेती तभी बढ़िया होती है अगर आपने अपने खेत में ड्रिप लाइन बिछाई हुई है। ड्रिप लाइन आप अपने खेत में बिछा देंगे। ड्रिप लाइन बिछाने के लिए पौधे से पौधे की जो दूरी होगी वो 1.5 से 2 फीट रखनी है आपको दोस्तों। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट रखनी है। बेड की मल्चिंग कर देंगे। उसके बाद आप बेड की प्रॉपर मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग के ऊपर आप क्या करेंगे, होल करेंगे। जो होल होगा वो 2 इंच का होगा दोस्तों। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद कौन कौन सी कीटनाशी डालनी है और क्या क्या इसमें ध्यान रखना है, इन सब बातों में के बारे में हम बात अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अपनी दूसरी फसल के बारे में। जो हमारी दूसरी फसल है वो है दोस्तों टमाटर। टमाटर का जो लगाने का सही समय है वो है जुलाई और अगस्त, बरसात के समय में। इस समय वैसे तो टमाटर अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी लगाया जाता है, लेकिन अगर आपको गर्मियों में टमाटर लगाना है तो बरसात के समय में आप टमाटर लगा सकते हैं। तो उसका सबसे जो अच्छा समय होता है वो जुलाई और अगस्त के बीच का होता है। तो टमाटर की खेती करने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, पहले नर्सरी तैयार करनी होती है। तो नर्सरी तैयार करने में जो टाइम लगता है वो 20 से 25 दिन का लगता है। 20 से 25 दिन पहले आप नर्सरी तैयार कर लेंगे। उसके बाद नर्सरी तैयार करने के बाद जब आप खेत की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आप उसमें जो उर्वरक डालेंगे वो हो सकता है आपका एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, और जिप्सम भी उसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद खेत की तैयारी कैसे करेंगे दोस्तों, खेत को आप समतल कर लेंगे, बिल्कुल आप खेत को स्मूथ कर लेंगे।
और रोटावेटर चला देंगे उसके बाद खेत में अपने। रोटावेटर से क्या होगा, आपकी ज़मीन जो है वो भुरभुरी हो जाएगी। एक दोस्तों खास बात का ध्यान रखें, बरसात के जो मौसम में हम जो टमाटर की खेती करते हैं उसके लिए जो टेम्परेचर है, वो जो सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है वो होता है 35 से 36 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका टेम्परेचर 35-36 डिग्री के सेल्सियस के आसपास है तो ये मौसम बहुत बढ़िया है टमाटर की खेती के लिए। उसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं बीज की मात्रा की। बीज की मात्रा कितनी चाहिए टमाटर की नर्सरी तैयार करने के लिए? तो बीज की मात्रा चाहिए आपको 80 से 100 ग्राम। 80 से 100 ग्राम के बीज काफ़ी होता है नर्सरी तैयार करने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि फ्लावरिंग के समय पे न्यूट्रिशन क्या क्या चाहिए टमाटर के खेत में। तो टमाटर के लिए न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके जो मेन न्यूट्रिशन है टमाटर के लिए वो कौन कौन से होते हैं वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो पहला होता है हमारा फॉस्फोरस, दूसरा होता है हमारा जिंक और तीसरा होता है हमारा नाइट्रोजन। तो ये तीन चीज़ों की फ्लावरिंग के समय में बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो तीनों आप उर्वरकों का ध्यान रखेंगे टाइम टू टाइम। फ्लावरिंग के समय में फॉस्फोरस, जिंक और नाइट्रोजन आप उसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम दोस्तों कि फंगस बहुत आ जाता है फ्लावरिंग के समय में। टमाटर के खेत में फंगस बहुत आ जाता है। तो फंगस को ख़त्म करने के लिए आप किसी भी फफूंदी नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मार्केट में अवेलेबल हो अच्छी कोई फफूंदी नाशक आप ले सकते हैं। एक दोस्तों फफूंदी के अलावा खेत में एफिड्स आ जाते हैं, सफ़ेद मच्छर आ जाते हैं और थ्राइप्स आ जाते हैं। तो उनके लिए भी आप मार्केट से दवाई लेके अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दोस्तों एक फ्लावरिंग के समय में फ्लावरिंग के समय में और फ्रूट राइपनिंग के समय में एक समस्या और आ जाती है टमाटर के खेत में, वो होती है फ्लावर ड्रॉपिंग की। फूल जो होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, टूट के नीचे गिरने लग जाते हैं। उसके लिए आप दो न्यूट्रिएंट जो है उनका खास ध्यान रख सकते हैं। एक तो आप कैल्शियम डाल सकते हैं अपने खेत में और एक दूसरा आप बोरोन डाल सकते हैं। अगर आप इन दोनों को डाल देंगे तो आपके खेत में फ्लावरिंग की जो टूटने की समस्या है वो कम हो जाएगी। तो इन दोनों न्यूट्रिएंट का आप ध्यान रख सकते हैं। और एक दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्लावरिंग से फल अच्छा बने तो उसके लिए बहुत अच्छा जो चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है पानी का प्रबंधन। पानी का प्रबंधन आप जितना अच्छे से करेंगे उतने अच्छे फ्रूट आपके खेत में आएंगे। तो दोस्तों ये दोनों सब्जियों के बारे में हमने बात कर ली, क्योंकि आज ये दोनों सब्जियों को एक साथ लेने का कारण यही था क्योंकि ये दोनों सब्जियां एक ही मौसम में लगाई जाती हैं, जून जुलाई और अगस्त के मौसम में, बरसात के मौसम में। तो ये थी बात इन दोनों सब्जियों के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एक अलग टॉपिक के बारे में जो है हमारा मिट्टी। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि मिट्टी के बारे में मैं हर वीडियो में ज़रूर बात करता हूं कि मिट्टी का आप लोग ज़रूर टेस्ट कराएं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं जब मेरी ड्यूटी कैथल में थी, कैथल एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर, तो वहाँ मेरी ड्यूटी थी। वहाँ एक किसान थे, उनका नाम था रमेश। तो रमेश जी के खेत में एक बार फसल में पीलापन आ गया। तो उन्होंने ऐसे ही दुकान पे जाके दवाइयाँ ले ली, बहुत सारे उर्वरक डाले उसमें और बहुत सारी दवाइयाँ डाली। तो फिर भी उनकी फसल का पीलापन ठीक नहीं हो रहा था। तो वो बहुत परेशान हो गए। तो वो मेरे को एक दिन मिले कि उन्होंने मेरे को कहा, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके बात है, खेत में फसल में पीलापन ख़त्म नहीं हो रहा। और मैंने हर तरह की दवाई उसमें इस्तेमाल कर ली, जो भी मेरे को दुकानदार ने दवाई बताई मैंने वो डाली, लेकिन मेरी खेत का पीलापन ठीक नहीं हुआ। तो मैंने कहा, रमेश भाई इस बार आप अपनी फसल ले लो, लेकिन जब आप सारे इलाज कर चुके हो और आपके पीलापन ठीक ही नहीं हो रहा है तो इस बार तो आप अपनी फसल ले लो, लेकिन जैसे ही आपकी फसल कटाई होगी आप मुझे बताना। तो हुआ यूं कि कुछ टाइम के बाद उनकी फसल कट गई। उसके बाद वो मेरे पास आए कि अब क्या करना है। मैंने उनसे कहा कि आप अपने खेत को सुखा लीजिए। जब उनकी फसल कट गई तो उन्होंने 10 से 15-20 दिन के लिए खेत को बिल्कुल खाली छोड़ दिया। तब मैं और रमेश दोनों उनके खेत पे गए। हमने क्या किया, हमने उनके खेत से मिट्टी ली। हमने चारों कोने से मिट्टी ली और एक खेत के बीच में से मिट्टी ली। पांचों जगह से मिट्टी लेने के बाद हमने उसमें से 250 ग्राम का सैंपल एक तैयार कर लिया। वो सैंपल तैयार करने के बाद हम उसको ले गए प्रयोगशाला में, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में। तो वहाँ पे ले जाके हमने उनकी मिट्टी चेक कराई। तो मिट्टी चेक कराने के बाद पता चला कि उनके खेत में नाइट्रोजन की और जिंक की कमी थी। तो दोस्तों ये सोचने की बात है कि 16-17 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर आपको जानकारी होगी ही नहीं
कि हमारे खेत में किस न्यूट्रिएंट की कमी है, तब आप हर कुछ न्यूट्रिएंट उसमें डालोगे। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि इसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की आपके खेत में कमी है, तो आप वही डालोगे, उससे आपका खर्चा भी बचेगा। तो रमेश जी ने वही किया, अपने खेत में जिंक अप्लाई किया। जब उन्होंने अगली फसल लगाई तो खेत की तैयारी के समय उन्होंने जिंक डाला और नाइट्रोजन के लिए उन्होंने थोड़ा सा यूरिया डाला। तो जब उनकी नेक्स्ट फसल आई उसमें ये समस्या बिल्कुल नहीं आई, फसल के पीलेपन वाली। तो वो बीमारी की जड़ तक पहुंच गए और उनको पता चल गया कि मेरे खेत में किस चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, क्या समस्या है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा कारण सिर्फ इतना ही था कि मैं आप लोगों तक अपनी ये बात पहुंचा सकूं कि मिट्टी की जांच कराना क्यों ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि मिट्टी की जांच कराना किस लिए ज़रूरी है। मिट्टी की जांच कराने से ये नहीं है कि आपको अपनी रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में किस किस चीज़ की कमी है, बल्कि आपका खर्चा भी बचेगा। अब रमेश जी 17 न्यूट्रिएंट डालेंगे, बहुत सारी उन्होंने दवाई डाली, वो सब खर्चा उनका बेकार गया ना। कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये के उन्होंने दवाइयों पे खर्च कर दिए। वो सारा खर्चा उनका बच सकता था अगर उनको अपनी ज़मीन के बारे में पता होता कि ज़मीन में किस किस चीज़ की कमी है। तो दोस्तों, आप भी ऐसा ही करें, आप अपने खेत की मिट्टी जरूर टेस्ट कराएं। सरकार ने आपके हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3, 4-4 लैब बनाई हुई हैं, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं। वहाँ पे आप अपने खेत की मिट्टी ले जाएं और अपने खेत की मिट्टी जरूर चेक कराएं। एक दोस्तों, दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि अब 5 तारीख को एनवायरनमेंट डे आ रहा है, पर्यावरण दिवस आ रहा है 5 जून को। तो मैं सभी दोस्तों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाएं, पर्यावरण दिवस की क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं चारों तरफ गर्मी का क्या हाल हो चुका है, गर्मी कितनी बढ़ चुकी है। गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है कि पेड़ पौधे जो हमारे प्लांट्स हैं, जो गमलों में हमारे प्लांट्स हैं, वो सूख चुके हैं, पक्षी मर रहे हैं और हीट स्ट्रोक लोगों को आ रहे हैं और आपके इंजन ठप हो रहे हैं, एसी फट रहे हैं। कितनी सारी खबरें आप चारों तरफ, नेगेटिव खबरें आप चारों तरफ सुन रहे हैं। ये सिर्फ इसीलिए कि गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। और गर्मी बढ़ने का एक कारण ये भी है कि प्लांट्स की संख्या, वृक्षों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है कि इस पर्यावरण दिवस पर 5 तारीख को एक पौधा, एक पेड़ अपने खेत में जरूर लगाएं। अगर आप एक पेड़ खेत में नहीं लगा सकते तो कम से कम आप एक काम जरूर कर सकते हैं, अपने घर में 2, 4, 5, 10 गमले ले सकते हैं, उनके अंदर कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं। प्लांट्स लगाने से, पेड़ लगाने से हमारे घर का वातावरण अच्छा होगा, ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बढ़ेगा। आपको साथियों पता होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। जब हम उन प्लांट्स को खेतों में लगाते हैं तो वो प्लांट्स के अंदर जो जड़ों में बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उस नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर पहुंचाते हैं। इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो दोस्तों, इस पर्यावरण दिवस पर आप एक पेड़ जरूर लगाएं, अपने वातावरण को बचाएं, अपनी मिट्टी को बचाएं, अपने समाज को बचाएं और अपने आने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण दें, उनको एक अच्छी ज़मीन दे के जाएँ, अच्छी मिट्टी दे के जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये 2-3 बातें मिट्टी के बारे में, फसल के बारे में और पर्यावरण के बारे में पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं एक गुजारिश और करना चाहूँगा आप लोगों से कि जब आप लोग अपने खेत की मिट्टी चेक कराने जाएं तो मिट्टी के साथ साथ आप अपने खेत का पानी भी टेस्ट कराएं। पानी टेस्ट कराने के लिए आपको क्या करना है, अपने खेत के ट्यूबवेल को सुबह चला देना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे ट्यूबवेल को चलाने के बाद आप एक 2 लीटर की बोतल में ट्यूबवेल का पानी ले लेंगे और उस पानी को प्रयोगशाला में ले जाएंगे। 5 से 7 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट पानी की बनके आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपके पानी में किस चीज़ की कमी है, और जिस चीज़ की कमी होगी आप वो उसमें अप्लाई करके अपने खेत के पानी की क्वालिटी को आप सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी मिट्टी का ध्यान रखें, अपने पानी का ध्यान रखें, पेड़ पौधों का ध्यान रखें और गर्मी से अपने आप को बचाएं। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर हो सके तो इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें। धन्यवाद।